जेएमआर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी सौरभ चावला साहब के पास। आज वैसे जेएमआर ग्रुप हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जेएमआर एयरपोर्ट्स जो है ना उसका स्टॉक लाइएगा और साल का स्टॉक रखिएगा स्क्रीन पे, साल की चार्ट अपने 52 वीक हाईज पे। आज जो आपके इंट्राडे हाईज दिख रहे हैं 113 रुपए 36 पैसे या इस साल के हाईज हैं और इस स्टॉक की लिस्टिंग हिस्ट्री के हाईज हैं। तो ये अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे इस समय कामकाज करता हुआ जब हम ईडी साहब से चर्चा करने जा रहे हैं। सौरभ सर, हाय, वेलकम ऑन द शो। सबसे बड़ा पैक तो वो नागपुर का टेक ओवर जो एयरपोर्ट आपके पास आया है, और ऐसे ही मैं पढ़ रहा था 9 साल के लॉन्ग बैटल के बाद इवेंचुअली हाथ में आया है। 2019 में टेंडर जीता था, उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर और फाइनली जाके 25 जून को कह लीजिए एयरपोर्ट की चाबी हाथ लगती हुई टेक ओवर करते हुए। सौरभ सर, इसका मायने क्या? 9 साल का लैग बिड जीतने से लेकर ऑपरेशनल हैंडओवर तक। इसका मतलब किस तरह की लीगल कॉस्ट, किस तरह के इन्फ्लेशन जूझने पड़ेंगे? ओरिजिनल जो केपेक्स आपने सोचा था खर्च करोगे नागपुर एयरपोर्ट में, उसकी तस्वीर आज 9 साल बाद किस हद तक बदल गई है? नहीं, हमारा कैपेक्स जिस टाइम पे एयरपोर्ट हमें मिलता है उस दिन से शुरू होता है, ना जिस टाइम से हम एयरपोर्ट को बिड करते हैं। तो जिस टाइम हमने बिड किया था उसमें जो भी हमें मैट्रिक्स थे वो मैट्रिक्स तो अभी भी रहेंगे। जो रेवेन्यू शेयर हमने एग्री किया था वो तो अभी भी वही रहेगा। बट आज के दिन से, जिस दिन से टेक ओवर किया है, अब हम अपना प्लान और फाइन ट्यून करेंगे। और इनिशियली जो हमारा प्लान है कि जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल है उसको अपग्रेड करना, उसको रेनोवेट करना, उसको इंटीग्रेटेड बनाना, तो उसमें ऑलमोस्ट 350 करोड़ का हमारा खर्चा आएगा अगले साल में। अगले 12 महीने में आप कह लीजिए। और जब तक ये इंटीग्रेट होगा तब बड़ा टर्मिनल का जो भी प्लान है वो हम उसको फाइनलाइज करेंगे और रेगुलेटर के पास लेके जाएंगे, क्योंकि ये रेगुलेटरी रिजीम के साथ ही किया जाता है। और उनको प्रेजेंट करेंगे और जब वहां से अप्रूवल आएगा फिर उसके बाद ही एक जो नए टर्मिनल हैं या नए कार्गो के फैसिलिटीज हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी। ये प्लान है। मैं इसलिए कह रहा था कि 2019 में जब एनविसाज किया होगा, ओरिजिनल कैपिटल एक्सपेंडिचर का ब्लूप्रिंट बनाया होगा आप लोगों ने इंटरनली, तब से आज तक की कहानी तो बदल ही गई है। अच्छा, वो एक आप जो कह रहे हो 350 करोड़ रुपए का केपेक्स अगले 12 महीने में, क्योंकि वो शायद स्टेट ऑफिशियल्स की तरफ से बड़ा फेज 1 की स्ट्रिक्ट 2029 की टाइमलाइन और कैपेसिटी ऑगर करके 3 मिलियन पैसेंजर तक ले जाना, ये उसी तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे क्या? ये उसी के लिए केपेक्स इमीडिएट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? और इस इमीडिएट एग्जीक्यूशन में कोई बॉटलनेक्स, कोई लैंड एक्विजिशन रिलेटेड इश्यूज, ऐसा कुछ समझ में आता है जो डिले करे इस टाइमलाइन को? नहीं, हमने ये टेक ओवर जो है, क्योंकि ये डिसीजन गवर्नमेंट का कुछ महीने पहले आ गया था, बट हम लोगों ने ये टेक ओवर इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ लैंड इश्यूज थे। जब वो लैंड इश्यूज रिजॉल्व हो गए और गवर्नमेंट मिहान जो एंटिटी है वो तैयार हो गई टू टू हैंड ओवर बोथ द टर्मिनल एंड अदर एयरपोर्ट फैसिलिटीज, और जो लैंड उसके साथ है, तब जाके हमने इसको टेक ओवर किया है। सो आगे जाते हुए कोई लैंड इशू हमें दिखते नहीं है, वो अब रिजॉल्व हो चुके हैं। सौरभ सर, अगर समझने की कोशिश हो कि ये नागपुर एयरपोर्ट के ऑपरेशंस आपके हाथ में आना, उसके मायने क्या हैं, तो वो अगर व्यूअर्स को समझा सकें। प्लस क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान का मैप देखो तो एकदम सेंटर पे नागपुर और वहां के एयरपोर्ट्स आपके पास आते हुए, तो क्या एनविसाज कर रखा है आप लोगों ने? क्या एक बड़ा एमआरओ, बड़ा कार्गो, बड़ा लॉजिस्टिक्स का हब बनता हुआ नागपुर नजर आएगा? ऐसा कुछ सोच रहे हो आप लोग उस लाइंस पे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। 9 साल पहले जो हमने एनविसाज किया था वो एक 9 साल की मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको इस पे तवज्जो देना चाहता हूं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी, ई कॉमर्स इस पीरियड ऑफ टाइम में एज अ लॉजिस्टिक सेंटर ये डेवलप हुआ है बहुत रैपिडली। और नागपुर बिल्कुल सेंटर ऑफ द कंट्री है। उसके आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, 200-300 किलोमीटर के आप लगाइए, 7-8 स्टेट्स में आप अपना सप्लाई कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी नागपुर के बजाय वो हैदराबाद में चली गई। हैदराबाद भी बहुत दूर नहीं है, इट इज, वो भी एक
कंट्री का सेंटर ऑलमोस्ट है, तो वहां पे वो ज्यादा डेवलप हुआ, एमआरओ वहां पे डेवलप हुआ, अमेजोन का लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर वहां पे डेवलप हुआ। बट अब यहाँ पे हम भी वही काम करेंगे, अट्रैक्ट करने के जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, जितने फ्रेटर्स हैं, कि इस एयरपोर्ट के थ्रू जो भी 300-400 किलोमीटर का जो एक रेडियस है, यहाँ से अपना माल चाहे दूसरे देशों को भेजा जाए, चाहे अपने देश के जो दूसरे एरियाज हैं उसमें भेजा जाए, उसमें फैसिलिटेट करने को, ताकि कॉस्ट ऑफ फ्रेट जितना कम हो सके उतना बेटर रहे। तो हमारा इनिशियल फोकस होगा फॉर के जो टर्मिनल है उसको थोड़ा अपग्रेड करें, उसको थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड में बनाएं, और दूसरी साइड पे ये होगा कि जितने भी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट करें कि वो नागपुर आएं और अपना कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट करें, ताकि यहाँ से कार्गो का बिजनेस जो है, जो हमें लगता है कि बहुत बड़ा हो सकता है, उसको डेवलप किया जाए। सही है, 9 साल की मिस्ड अपॉर्चुनिटी, लेकिन ठीक है, अभी भी मौके हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ सौरभ सर, वो अपडेट जो आपने एक प्रेजेंटेशन रखा था सामने, उसमें था कि भोगापुरम एयरपोर्ट, यानी कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का वो एयरपोर्ट, उसका जो कामकाज है फेज 1 का प्लान्ड कंप्लीशन 30 जून 2026, यानी आज के दिन। क्या अपडेट्स हैं सर उसके? प्लस ये भोगापुरम एयरपोर्ट कब तक मीनिंगफुली आपके कंसोलिडेटेड नंबर्स पे कंट्रीब्यूट कर रहा हो, कब तक फाइनेंशियल रिफ्लेक्शन शुरू होगा? सो भोगापुरम अब वहां कंप्लीट हो चुका है वो प्रोजेक्ट। आपके जरिए मैं बताना चाहता हूं आपके व्यूअर्स को कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो 6 महीने अहेड ऑफ टाइम हुआ है। दिसंबर इस साल में ये कंप्लीट होके हैंडओवर करना था, लेकिन इतनी अच्छी तरह इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स अहेड ऑफ टाइम है। आ, हमारे वहाँ पे आई थिंक कल और परसों पूजा है, और पूजा के बाद उस एयरपोर्ट को कमर्शलाइज और एक्टिवेट करने का प्लान है। तो उसी उसी तवज्जो पे हम आगे चल रहे हैं। उस एयरपोर्ट का जो क्या कहते हैं ट्रैफिक है और उसके जो फाइनेंशियल्स हैं, ऑलमोस्ट 9 महीने के, वो हमारे करंट फिस्कल ईयर में वो ऐड होंगे। सो वो प्लान है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 2 से 2.5 मिलियन पैसेंजर्स उस एयरपोर्ट से, नए एयरपोर्ट से फ्लाई करेंगे। और विशाखापट्टनम जो है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ईस्टर्न कोस्ट में, इंडिया में। हर एक तरह से आप देखिए, वहाँ पे डेटा सेंटर्स की बहुत कमिटमेंट हुई है। गूगल और अडानी का वहाँ पे वेंचर है, भारती का है। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं ऑन डेटा सेंटर। ईस्टर्न कोस्ट में इतना टूरिज्म का, बीच टूरिज्म का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना वेस्ट कोस्ट में हुआ है। वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट अभी हमको दिख रहा है कि काफी वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का प्ले इंक्रीज होता जा रहा है। नंबर ऑफ होटल्स जो वहाँ पे आएंगे टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, वो बनते जा रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है विशाखापट्टनम में डेवलप होते हुए। सो हमें तो बहुत पॉजिटिविटी है। विशाखापट्टनम जो पिछले आई थिंक 15 या 18 साल पहले जो हैदराबाद में होती थी, वो अब हमें विशाखापट्टनम में दिखती है फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव। इंटरेस्टिंग, दोनों इंटरेस्टिंग एसेट्स हैं इसका मतलब। अच्छा, रिसर्च टीम बताती है कि आपका FY27 का इनिशियल केपेक्स गाइडेंस था 1400 करोड़ रुपए का, 750 करोड़ रुपए भोगापुरम का, और 450 करोड़ रुपए दिल्ली लैंड डेवलपमेंट का, जो शायद मेरे ख्याल से बचा हुआ नागपुर का 200 करोड़ रुपए था। आप कह रहे हो अगले 12 महीनों में हम 350 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो इनिशियल केपेक्स से हम शायद 150 करोड़ रुपए ज्यादा एक्सीड कर रहे होंगे, 1550 करोड़ रुपए के आसपास के केपेक्स होगा। ये गणित सही है क्या? नहीं, जो हमने हाईलाइट किया था वो ये 350 करोड़ का कैपेक्स इंक्लूडेड ही था उसके अंदर। तो मतलब कुल मिलाकर FY27 केपेक्स 1400 करोड़ रुपए के आसपास का, वहीं हम जो स्टिक कर हमने रहे हैं। हाँ, जो हमने पहले बताया था वही है। और इसके लिए कोई फंड्स मोबिलाइज करने की जरूरत पड़ेगी क्या सौरभ सर? क्या इक्विटी मार्केट्स को टैप करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इक्विटी मार्केट्स तो
बहुत दूर की बात है। आपको, आपके द्वारा मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि हमारा फोकस है कि हर एक एयरपोर्ट प्रॉफिटेबल हो और फ्री कैश जनरेट करे। सिमिलरली जो हमारी लिस्टेड कंपनी है जो इन एयरपोर्ट्स को ओन करती है, क्योंकि एयरपोर्ट्स, हर हर एक एयरपोर्ट एक एसपीवी है जिसमें हम या तो 100% ओन करते हैं या 74% ओन करते हैं। ये जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो लिस्टेड कंपनी को डिविडेंड दें और अगले 2 और 3 सालों के बीच लिस्टेड कंपनी आगे डिविडेंड देना शुरू करे। सो पूरा जो फोकस है, जो पूरा स्ट्रैटेजी है, वो कैपिटल इंटेंसिटिविटी पे नहीं है, वो कैपिटल रेस पे नहीं है, वो है हाउ टू जनरेट फ्री कैश, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को प्रॉफिटेबल और वहां से फ्री कैश जनरेट करें आफ्टर मीटिंग डेट ऑब्लिगेशंस, किस तरह हम डिविडेंड दें। तो एक बड़ा यूनिक स्टोरी है ये मार्केट के अंदर। एक यूटिलिटी कंपनी कैसे एक यूटिलिटी और कंज्यूमर कंपनी बनती जा रही है, और थोड़े दिनों में आप सुनेंगे कि हमारा जो रियल एस्टेट के भी एस्पिरेशंस हैं, ये 3 डिफरेंट वर्टिकल्स किस तरह वैल्यू क्रिएट करेंगे और कैश फ्लो फॉर आवर शेयर होल्डर्स क्रिएट करेंगे। ये इस साल की हमारी स्टोरी लाइन है जो हम आर्टिकुलेट करते जाएंगे एज हम प्रोग्रेस करते जाएंगे आगे। हाँ नहीं, वो दिल्ली के एक बार बहुत डिटेल में ब्लूप्रिंट और प्लान्स पढ़ रहा था, बेहद इंटरेस्टिंग थे। खैर, FY27 का गाइडेंस मेरे ख्याल से 4 से 5% पैसेंजर ग्रोथ की बात करी थी ऑर्गेनिक। अब हमारे पास ये 2 एसेट्स और आ रहे होंगे। एक बात और हुई थी कि H1 थोड़ा ढीला होगा, शायद इवेंचुअली H2 विल बी द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हम ये 4 से 5% ऑर्गेनिक पे स्टिक कर रहे हैं या देयर इज अ लाइकलीहुड कि हम इससे बेहतर डिलीवर करते हुए नजर आए? नहीं, अभी तो हम इसी पे स्टिक कर रहे हैं। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मिडल ईस्ट में कभी हाँ, आओ कभी पार चल रहा है। हाँ, ऑयल की प्राइसेस तो कम हाँ। हो गई हैं जिसका बेनिफिट एविएशन कंपनीज को मिलेगा, एंड होपफुली वो टिकटिंग प्राइसिंग में भी बेनिफिट मिले और वो ग्रोथ आए। बट हर चीज को टाइम लगता है, इसलिए हम कंजर्वेटिव हैं अपने आउटलुक में। जो फर्स्ट हाफ है वो प्रीटी मच हमारा फ्लैट फर्स्ट हाफ होगा, बट जितनी हमें उम्मीद है कि सेकेंड हाफ में ग्रोथ हमारी किक ऑफ कर लेगी, और एनुअलाइज ग्रोथ हमने तभी बताया था कि अबाउट 5-8% की एनुअलाइज ग्रोथ हम देखते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे 4-4.5 मिलियन 5 मिलियन जो हमारा ये जो एक्विजिशन हुई है और नए एयरपोर्ट्स हमारे पोर्टफोलियो में आए हैं वो वहां से आएंगे। बताया जा रहा है आपको कहीं जाना है। दिल्ली, दिल्ली के बाद हैदराबाद, गोवा, भोगलपुरम, नागपुर, जेएमआर एयरपोर्ट के रडार पे अगला स्ट्रैटेजिक एसेट कौन सा है सर? कोई देसी है, कोई विदेशी है? नहीं नहीं, अभी तो कोई गवर्नमेंट जब भी प्राइवेटाइजेशन के लिए नए एसेट्स लेके आएगी, हम उसको तब उस टाइम पे देखेंगे। हमारा जो पूरा फोकस है, हमारे पास अभी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं। इंडोनेशिया मैदान में एयरपोर्ट है हमारा जिसमें हमारे पास 49% शेयर होल्डिंग है, और दूसरा हमारा पास जो एयरपोर्ट है ग्रीस में, क्रीट एक जगह है, बहुत ही फेमस टूरिज्म सेंटर है, वहां पे हमारा एयरपोर्ट बन रहा है। दोनों एयरपोर्ट जो हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक हैं, बट इंडिया हमारा अपना देश है, अपनी अपनी जन्मभूमि है, तो फोकस हमारा इंडिया पे रहेगा। नए प्राइवेटाइजेशंस जो गवर्नमेंट ने इंडिकेट किए हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, बट इसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो नए एयरपोर्ट के एक्विजिशंस पे डिपेंडेंट नहीं है। आज के दिन ही मैं ऑलमोस्ट 125 मिलियन पैसेंजर का एक एयरपोर्ट पोर्टफोलियो है जो थोड़े दिनों में 130 मिलियन हो जाएगा, वे जो अपने ऑर्गेनिक ग्रोथ में अबाउट 8 से 10% ग्रो कर रहा है। तो आप अपने आप देखिए, मेरे एयरपोर्ट से ही ऑलमोस्ट 10 से 13 मिलियन पैसेंजर्स की ग्रोथ ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली हो रही है। तो मेरे को नए एयरपोर्ट के लिए इतनी चेष्टा नहीं है, बट जरूर करेंगे, और कंजर्वेटिव बेसिस से हम एयरपोर्ट को तो मैं बिड करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आखिरी सवाल वैसे यही था मेरा कि
अब क्या अपने एसेट्स को कंसोलिडेट करना, करंट पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूशन करने पे ज्यादा फोकस होगा, या अगला जब नेक्स्ट राउंड ऑफ गवर्नमेंट एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन आएगा तो जेएमआर एग्रेसिवली बिड कर रहा होगा? कैसे एज अ स्ट्रैटेजी हेड आप वे कर रहे हो इन दोनों को? अ तो मिक्स मैं ऑफ सिर्फ बोथ? एक वर्ड आपके जो आपने अभी बोला उसमें से निकाल दूंगा, एग्रेसिवली बिड कर रहा होगा। एग्रेसिवली नहीं, बिड कर रहा होगा, बेस्ट ऑफ बोथ द प्रूडेंटली, वर्ल्ड्स, और कहते हैं ऐसा, है ना? प्रूडेंटली प्रूडेंटली प्रूडेंटली। प्रूडेंटली प्रूडेंटली बिड हाँ, करेगा, ताकि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी इस एयरपोर्ट बिजनेस से उसका बेनिफिट उठाएं, बोथ ग्रोथ इन देयर कैपिटल वैल्यूज एंड आल्सो डिविडेंड्स। तो ये फोकस है हमारा कि हमारे हर एक एयरपोर्ट में प्रॉफिटेबिलिटी हो, फ्री कैश जनरेशन हो, डिविडेंड फ्लो हो, बिकॉज हम इंफ्रा प्ले हैं। इंफ्रा प्ले में डिविडेंड देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज नॉट, ये हम आईटी कंपनी नहीं है कि हम 15 साल तक नेगेटिव कैश फ्लो पे हम वैल्यूएशन क्रिएट करते रहेंगे। तो थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, कैश फ्लो बेस्ड है, कैश फ्लो फोकस्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी फोकस्ड है। ब्यूटीफुल। सौरभ सर, मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।